नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने प्रदेश की 47 नगर पालिकाओं और 95 नगर पंचायतों में प्रशासकों को नियुक्ति करने का आदेश जारी कर दिया है। राज्य में 12 फरवरी से 26 फरवरी तक कुंभ कल्प का आयोजन किया जाएगा। गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से 3 जवान घायल। और शराब घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से कल रायपुर में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पूछताछ की। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने प्रदेश की 47 नगर पालिकाओं और 95 नगर पंचायतों में प्रशासकों को नियुक्त करने का आदेश जारी कर दिया है। नगर पालिकाओं में संबंधित एसडीएम को प्रशासक बनाया गया है। गौरतलब है कि कल प्रदेश की 6 नगर पालिकाओं का कार्यकाल खत्म हो गया है। इसमें डोंगरगढ़, रतनपुर, तखतपुर, बौदरी, मनेन्द्रगढ़ और कांकेर की नगर पालिका शामिल हैं। वहीं नगर पंचायतों में तहसीलदार को प्रशासक बनाया गया है। इस बीच राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने कल नगर पालिकाओं और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य के सभी उप जिला निर्वाचन अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण, चुनाव तैयारियों और निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान राज्य निर्वाचन आयुक्त ने 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में आवश्यक रूप से जोड़ने को कहा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी को होगा। नगर निगमों में महापौर तथा नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों में अध्यक्ष के पदों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया 7 जनवरी को होगी। यह प्रक्रिया रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में सुबह 10:30 बजे से संपादित की जाएगी। राज्य में 12 फरवरी से 26 फरवरी तक कुंभ कल्प का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल मंत्रालय में पैरी महानदी और सौढूर नदी के संगम पर होने वाले राज्य कुंभ कल्प की तैयारियों के संबंध में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने शाही स्नान, गंगा आरती, संत समागम समेत कुंभ कल्प के प्रमुख आयोजनों और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने 12 फरवरी को आयोजित होने वाले माघी पुन्नी स्नान, 21 फरवरी को संत समागम और 26 फरवरी को होने वाले शाही स्नान की तैयारियों पर विशेष ध्यान देने को कहा। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ छत्तीसगढ़ के लिए विभिन्न शहरी विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में छत्तीसगढ़ में जारी परियोजनाओं के अलावा आगामी शहरी विकास परियोजनाओं की प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान प्रमुख परियोजनाओं में शामिल अमृत परियोजना के तहत रायपुर और बेमेतरा में सैलो एक्फर प्रबंधन की स्थिरता, सिटीज पहल के तहत बिलासपुर में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। बैठक में श्री साहू ने छत्तीसगढ़ के शहरी स्थानीय निकायों द्वारा राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन को अपनाने पर जोर दिया। इसके अलावा मिशन क्लीन सिटी अंबिकापुर पर छत्तीसगढ़ की प्रस्तुति को राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन में सराहा गया। गरियाबंद जिले में कल सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। वहीं कुछ माओवादियों के घायल होने की भी खबर है। इधर बीजापुर जिले में कल माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से 3 जवान घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी की टीम गश्त पर निकली थी। इसी दौरान तोड़का के पास माओवादियों के द्वारा लगाए गए आईईडी में विस्फोट होने से डीआरजी के 3 जवान घायल हो गए हैं। जवानों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। शराब घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से कल रायपुर में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पूछताछ की।
इससे पहले कवासी लखमा कल रायपुर स्थित प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंचे। शराब घोटाला मामले में निदेशालय को कवासी के खिलाफ सबूत मिले हैं। प्रवर्तन निदेशालय का दावा है कि अवैध शराब बिक्री घोटाले में कवासी लखमा की भी संलिप्तता रही है। इस मामले में उन्हें नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। गौरतलब है कि बीते शनिवार को ईडी की टीम ने कोंटा विधायक कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश कवासी के घर दबिश दी थी। इस दौरान ईडी ने सुकमा, कोंटा और रायपुर स्थित उनके ठिकानों पर छापा मारा था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली अब पूरे देश में पूर्ण रूप से संचालित है। पिछले वर्ष दिसंबर में ईपीएफओ के सभी 122 पेंशन वितरण क्षेत्रीय कार्यालयों से जुड़े 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को लगभग 1570 करोड़ रुपए की पेंशन वितरित की गई। श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि इस प्रणाली के माध्यम से पेंशन भोगी देश में कहीं भी किसी भी बैंक से अपनी पेंशन का भुगतान तेजी से और बिना किसी परेशानी के कर पाएंगे। श्री मांडविया ने कहा कि इससे भौतिक सत्यापन की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी और पेंशन वितरण प्रक्रिया सरल हो जाएगी। केंद्र सरकार ने संपत्तियों की ई नीलामी के लिए उन्नत पोर्टल बैंक नेट का शुभारंभ किया है। यह पोर्टल सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों से होने वाली संपत्तियों की ई नीलामी से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। यह पोर्टल सभी तरह की परिसंपत्तियों को तलाशने के लिए विक्रेताओं और निवेशकों को वन स्टॉप मंच भी प्रदान करेगा। इस पोर्टल की सूची में फ्लैट, स्वतंत्र घर और खुले भूखंड, साथ ही वाणिज्यिक संपत्तियां, औद्योगिक भूमि और भवन, दुकानें, वाहन, संयंत्र और मशीनरी, कृषि और गैर कृषि भूमि सहित आवासीय संपत्तियां शामिल हैं। राज्य शासन ने दिल्ली राजहरा नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी भूपेंद्र बायडेकर को निलंबित कर दिया है। कोंडागांव नगरपालिका में प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी की पदस्थापना के दौरान अध्यक्ष कक्ष के रिनोवेशन कार्य और फर्नीचर खरीदी में गंभीर अनियमितता पाई गई थी। इस मामले को गंभीर कदाचार मानते हुए राज्य शासन ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में श्री वायडेकर का मुख्यालय नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के क्षेत्रीय संयुक्त संचालक कार्यालय जगदलपुर नियुक्त किया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी बिलासपुर की टीम ने जांजगीर के लछनपुर गांव स्थित जिला हथकरघा कार्यालय में पदस्थ वरिष्ठ निरीक्षक हरे कृष्ण चौहान को 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि जिले की 3 बुनकर समिति के कार्य निष्पादन पर लगी रोक पर राज्य कार्यालय ने रिपोर्ट मांगी थी। आरोप है कि रिपोर्ट भेजने के एवज में वरिष्ठ निरीक्षक ने केरा गांव के बुनकर महेंद्र देवांगन से 1,75,000 रुपए की मांग की थी। कल एसीबी ने वरिष्ठ निरीक्षक को 50,000 रुपए की पहली किस्त लेते हुए गिरफ्तार किया। चक्रधरपुर और रांची रेल मंडल के विभिन्न सेक्शनों में अधोसंरचना कार्य को लेकर ब्लॉक किया जाएगा। इसके कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से संबंधित कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। 4 से 16 जनवरी तक बिलासपुर टाटा नगर बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी। वहीं 8 जनवरी को हैदराबाद पटना स्पेशल एक्सप्रेस, 7 जनवरी को रक्सौल सिकंदराबाद स्पेशल एक्सप्रेस, 11 जनवरी को मालदा डाउन सूरत एक्सप्रेस ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। इस बीच रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत भैंसपोड़ संपार फाटक 5 जनवरी सुबह 11 बजे से 8 जनवरी की शाम 6 बजे तक बंद रहेगा। आवश्यक मरम्मत कार्य के कारण संपार फाटक से वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। बीजापुर जिले में एक लापता पत्रकार के मामले में पुलिस ने कल जिले के एक ठेकेदार के परिसर में बने नए सेप्टिक टैंक को खोदकर जांच की। इस सेप्टिक टैंक से एक शव बरामद हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि यह शव लापता पत्रकार मुकेश चंद्राकर का है। गौरतलब है कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार को लेकर एक समाचार प्रकाशित किया था। इसके बाद 1 जनवरी से वह लापता हो गया था। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट बीजापुर कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने कल संबंधित ठेकेदार के परिसर में सेप्टिक टैंक खोदकर लाश बरामद की है।
बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की जमानत याचिका को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद 17 दिसंबर को हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। गौरतलब है कि पुलिस ने बलौदाबाजार हिंसा के मामले में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को आरोपी बनाया है। विधायक देवेंद्र यादव की जमानत याचिका निचली अदालत में खारिज होने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी। प्रदेश में इन दिनों समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी जारी है। यह खरीदी 14 नवंबर से शुरू हुई है। अब तक लगभग 93 लाख मीट्रिक टन से अधिक की धान की खरीदी हो चुकी है। इसके एवज में करीब 18,70,000 किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 21,040 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी तक चलेगा। राजनांदगांव जिले में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों का आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत डोंगरगढ़ विकासखंड के सभी ग्रामों में 4 एवं 5 जनवरी 2025 को वय वंदना कार्ड बनाने के लिए शिविर आयोजित किया गया है। शिविर के अंतर्गत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के वय वंदना कार्ड बनाने के लिए घर घर सर्वे किया जाएगा। राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम कुसमी की लखपति दीदी दिव्या निषाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित एट होम रिसेप्शन में शामिल होंगी तथा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें सम्मानित करेंगी। लखपति दीदी दिव्या निषाद ने विपरीत और संघर्षपूर्ण स्थिति में भी हार नहीं मानी और राष्ट्रीय आजीविका मिशन बिहान से जुड़कर सफलता की नई इबारत लिखी है। उल्लेखनीय है कि 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित एट होम रिसेप्शन के लिए देश भर से 10 लखपति दीदियों का चयन किया गया है, जिसमें से राजनांदगांव जिले के लखपति दीदी दिव्या निषाद का चयन किया गया है। केंद्र शासन की लखपति दीदी योजना महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए कार्य किया जा रहा है। इस योजना के तहत महिलाओं को अपना व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जाता है। और अब पेश है मौसम का हाल। उत्तर से ठंडी और शुष्क हवाओं के आने से प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर जारी है। राजधानी रायपुर में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम तापमान अंबिकापुर में 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अगले 2-3 दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण हवा की दिशा में परिवर्तन होने के साथ ही नमी युक्त हवाओं का आगमन बंगाल की खाड़ी से होने लगेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में प्रदेश के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।